हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। फील्ड में हम जब भी कोई केस देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब कि उसका बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, उसका रेस्पिरेशन रेट लेते हैं, उसको दूर से अच्छे से एग्जामिन करते हैं। कोई दूर से कहीं हमें उसमें एबनॉर्मेलिटी उसके गेट में नज़र आ रही है क्या, ये देखते हैं। इसका स्किन कोड देखते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन है या नहीं है, ये अच्छे से देखते हैं। उसका म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं। लेकिन जब हम उसका रूमेन का इंस्पेक्शन करते हैं तो रूमेन की सिर्फ हम मोटिलिटी लेते हैं, मतलब कि रूमेन की मोटिलिटी कम है ज़्यादा है। जो नॉर्मल रूमेन की मोटिलिटी है, आप सबको पता ही है कि 2 मिनट में 3 रूमेन की मोटिलिटी हमें आनी चाहिए। तो इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि उसका रूमेन का जो पीएच है, अगर हमें उसके पीएच में ऐसा कोई लग रहा है कि उसके पीएच में गड़बड़ी है, पशु खाना नहीं खा रहा है या बहुत कम खा रहा है या उसमें डायरिया है, डिसेंट्री है, तो ज़्यादातर हम उसके रूमेन का पीएच चेक करते हैं। तो क्या ये रूमेन का कंप्लीट एग्जामिनेशन हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो रूमेन का कंप्लीट एग्जामिनेशन किस तरह से करना है, उसमें क्या क्या हमें देखना है, पाल्पेशन क्या होता है, परकशन क्या होता है, अस्कल्टेशन क्या होता है। इसके अलावा रूमेन की अगर मोटिलिटी कम हुई है तो क्यों हुई है, इस बात का हमें पता नहीं होता है। रूमेन की मोटिलिटी अगर बढ़ गई है तो क्यों बढ़ गई है, इसके कारणों का भी हमें पता नहीं होता है। रूमेन में अगर अटोनी है, यानी कि रूमेन की मोटिलिटी कम्प्लीटली बंद है, तो क्यों है। तो ये सारा एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमने रूमेन को अच्छी तरह से एग्जामिन किया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि रूमेन की एग्जामिनेशन में आते हैं, तो वो होता है रूमेन का कंप्लीट एग्जामिनेशन। और जब तक हम रूमेन का कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं करते तब तक हमें सही से डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रूमेन का कंप्लीट एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं कि रूमेन का सही से एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है। तो जो लेफ्ट फ्लैंक होती है, तो लेफ्ट फ्लैंक की जो फुलनेस होती है, तो उस पर से हम बहुत सारी बातें डायग्नोज कर सकते हैं, बहुत सारी बातें को हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस पशु की कंडीशन कैसी है। तो वो किस तरह से हम करेंगे, तो उस पर अब हम बात करते हैं। जो पशु की लेफ्ट फ्लैंक होती है, लेफ्ट फ्लैंक रीजन होता है, वो अगर स्लाइटली हॉलो या फिर फुल है तो उसका मतलब है कि वो पशु नॉर्मल है। अगर लेफ्ट फ्लैंक हॉलो है, मतलब कि भरी हुई नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पशु में एक तो एनोरेक्सिया है, किसी बीमारी के कारण पशु खाना नहीं खा रहा है, या फिर वहाँ पर स्टार्वेशन है, या फिर उस पशु में कोई क्रॉनिक डिसीज है। अगर लेफ्ट फ्लैंक का अपीयरेंस स्टक अप है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अंदर गई हुई है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर प्रोलॉन्ग माल न्यूट्रिशन है, मतलब कि लंबे समय से उस पशु में माल न्यूट्रिशन है, या फिर वहाँ पर माल एब्जॉर्प्शन है, या फिर उस पशु में कोई क्रॉनिक डिसीज कंडीशन है, या तो फिर वहाँ पर क्रॉनिक सीवियर डिहाइड्रेशन है, यानी कि लंबे समय से उस पशु में सीवियर डिहाइड्रेशन चल रहा है। और अगर उस पशु का जो लेफ्ट फ्लैंक होता है वो मॉडरेटली बल्जिंग है, यानी कि थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर उस पशु में एक तो सिंपल इंडाइजेशन है या फिर ग्रेन ओवरलोड है, जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं। और अगर वही उस पशु की लेफ्ट फ्लैंक में मार्क बल्जिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर आया हुआ है उसका लेफ्ट फ्लैंक, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर एक तो टिम्पनी है या फिर
वैगस इंडाइजेशन है। तो अब हम बात करते हैं रुमेन के पाल्पेशन के बारे में। तो रुमेन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो हम जज करते हैं, ये जो हमारे फिंगर्स होते हैं और उसके जो फिंगर्स के जो बॉल होते हैं, तो उससे दबाकर हम रुमेन की कंसिस्टेंसी का पता लगाते हैं, जिसे हम पाल्पेशन कहते हैं। रुमेन के पाल्पेशन के दौरान जब हम फिंगर से उसे दबाते हैं तो अगर वो स्लाइटली टेंस लगता है, रुमेन की फील जो हमें आती है वो स्लाइट टेंस आती है, उसका मतलब है कि रुमेन की जो कंसिस्टेंसी है वो नॉर्मल है। वही अगर हमें रुमेन फर्म लगता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एक तो रुमेन की अटोनी है, या फिर रुमेन में इम्पैक्शन है, या फिर डिहाइड्रेशन है। अगर उसकी फीलिंग हमें बलूनिंग जैसी आती है, मतलब कि उसमें हवा भरी हुई है, ऐसा अगर लग रहा है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर टिम्पनी है, या फिर जिसे हम गैसियस ब्लॉट कहते हैं तो वो है। अगर उसमें हमें फ्लक्चुएशन मिलता है तो उसका मतलब क्या है कि रुमेन में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जैसा कि एसिडिक इंडाइजेशन में होता है, जिसे हम ग्रेन ओवरलोड भी कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर वैगस इंडाइजेशन भी हो सकता है और परसिस्टेंट रुमेन की अटोनी भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं परकशन की। तो अगर हम नॉर्मल एनिमल की बात करें तो उसके जो रुमेन का अपर पार्ट होता है, यानी रुमेन का जो ऊपरी भाग होता है, तो वहाँ पर परकशन करने के बाद हमें सब टिम्पैनिक साउंड सुनने को मिलता है। अगर हम मिडल पार्ट में परकशन करते हैं तो वहाँ पर स्लाइटली डल साउंड हमें देखने को मिलता है, और अगर लोअर पार्ट में हम करते हैं तो वहाँ पर कंप्लीटली डल साउंड हमें सुनने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल साउंड परकशन के ऊपर के हिस्से में कैसे आते हैं, मिडल के हिस्से में कैसे आते हैं, लोअर हिस्से में कैसे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल साउंड की। तो कौन सा एबनॉर्मल साउंड हमें क्या इंडिकेट करता है? अगर टिम्पैनिक या फिर ड्रम लाइक साउंड जिसे हम बोलते हैं, तो वैसा अगर साउंड आता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सीधे से ब्लॉट है, यानी कि टिम्पनी है। अगर मेटेलिक साउंड आता है या फिर रिंगिंग साउंड आता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर टिम्पनी है। अगर डल साउंड आता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर रुमेनल इम्पैक्शन है या फिर रुमेन ओवरलोड है। अगर हमें हाइपर रेजोनेंट साउंड आता है, इवन कि लोअर एब्डोमेन में भी अगर हमें हाइपर रेजोनेंट साउंड आता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर फ्रोदी ब्लॉट है। तो अब हम बात करते हैं रुमेन के अस्कल्टेशन की। तो रुमेन का अस्कल्टेशन किस तरह से किया जाता है? तो जो लेफ्ट पैरालंबार फोसा होता है तो उसके सेंटर में जो स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस होता है उसको रखा जाता है, और जो रुमेन की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होती है रुमेन की मोटिलिटी की, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब रुमेन की जो नॉर्मल मोटिलिटी होती है वो 2 मिनट में 3 होती है, और अगर हमें हाइपोमोटिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि रुमेन की जो मोटिलिटी होती है नॉर्मल 2 मिनट में 3, तो वो अगर कम हो गई है, यानी कि उसका मतलब है कि हाइपोमोटिलिटी है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके कारण हो सकते हैं टीआरपी, उसके बाद हो सकता है इंडाइजेशन, उसके बाद हो सकता है रुमेन का इम्पैक्शन हो सकता है, टॉक्सिमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और इसके अलावा वहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, मतलब कि पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। तो ये तो हो गई हाइपोमोटिलिटी की बात, यानी कि रुमेन की जो मोटिलिटी है वो कम हो गई है, तो उसके ये कारण हो सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे हाइपर मोटिलिटी की, यानी कि रुमेन की जो मोटिलिटी है जो कि नॉर्मली 2 मिनट में 3 आनी चाहिए, तो वो अगर बढ़ गई है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, तो उसे हम हाइपर मोटिलिटी कहते हैं। तो हाइपर मोटिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं? तो हाइपर मोटिलिटी के कारण हो सकते हैं, एक तो पहला कारण हो सकता है वैगस इंडाइजेशन। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है
डायफ्रामेटिक हर्निया, और तीसरा कारण हो सकता है कि अर्ली स्टेज ऑफ टिम्पनी, यानी कि जो ब्लॉट होता है पशु में तो उसकी अर्ली स्टेज में भी रुमेन की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम हाइपर मोटिलिटी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रुमेन के स्ट्रेंथ की, यानी कि रुमेन के जो कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स होता है उसके बारे में। अगर रुमेन की स्ट्रेंथ जो है वो विगरस है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो होता है वैगस इंडाइजेशन में, डायफ्रामेटिक हर्निया में और फ्रोदी ब्लॉट में। और अगर रुमेन की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है तो वो कहाँ पर हमें पाई जाती है, तो वो पाई जाती है इंडाइजेशन में, टीआरपी में और फेब्राइल डिसीजेस में। और अगर वही रुमेन की जो स्ट्रेंथ है वो अगर गुड है यानी कि अच्छी है तो उसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। रुमेन की कंप्लीट अटोनी जो होती है, यानी कि रुमेन की जो हलचल होती है, जो रुमेन का टोन होता है वो कंप्लीटली अब्सेंट होता है, जिसे हम रुमिनल अटोनी कहते हैं। तो वो होता है सीवियर टॉक्सिमिया के केस में। तो इस तरह से हम पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, इसके अलावा जो रुमेन की पीएच है तो वो लेकर पूरी तरह से कंप्लीटली हम रुमेन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तभी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सभी डिसीज को हम अच्छे से डायग्नोसिस करके उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।